पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। मैं सतीश वर्मा से हासिल मालूमात की रोशनी में मसले का हल सोचने लगा। दौरान गुफ्तगू हम आबादी के दरमियान तक पहुंच गए थे। वो कच्चे कच्चे मकानात पर मुश्तमिल एक छोटा सा देहात था। एक छोटे से मकान के दरवाजे के सामने रुकते हुए सतीश दस्तक देने ही लगा था कि मैं जल्दी से बोला, ठहरूं। उसने हैरानी से मुझे घूरा। खैर तो है? मैंने कहा, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने उसे आगे चलने का इशारा किया। वो उलझन आमेज अंदाज में कंधे उचकाता हुआ मेरे साथ हो लिया। मैं उसे तजवीज बताने लगा। हम टहलते हुए आबादी से बाहर आ गए। मेरा मंसूबा सुनकर वो नीम रजामंदी से बोला, ये मुमकिन तो है मगर कहीं गरीब लोग फंस न जाएं। मैंने पूछा, क्या उन्हें किसी और जगह पर रिहाइश लेकर देना मुश्किल है? उसने नफी में सर हिलाया। बोला, ये नहीं कहा, अलबत्ता मोहन भिमानी जैसे काइया शख्स से उन्हें बचाना दुश्वार लगता है। मैंने कहा, दनेश राम ने कहा था कि दोनों का एक ही वक्त में शिकार करना जरूरी है, मगर मैं सोचता हूँ किसी बहाने से भिमानी का कांटा पहले निकाल दिया जाए और इसका आसान तरीका यही है कि हम किसी गैर मुतल्लिक शख्स का चारा डालकर उसे घेरेंगे। यूं कम से कम उन्हें हम पर शक नहीं होगा। वो हिचकिचाते हुए बोला, क्या इस मंसूबे पर अमल करना जरूरी है? मैंने इत्मीनान से कहा, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर मंसूबा है तो कतन नहीं। उसने मुंह बनाते हुए कहा, इससे बेहतर तो क्या, मेरे पास सिरे से कोई मंसूबा ही नहीं है। मैंने कहा, चलो फिर बिस्मिल्लाह करें। मैं रिशु भटला के घर की तरफ मुड़ गया। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने कुंडी खड़खड़ाई। लम्हा भर के बाद एक खिलती रंगत का जवान बरामद हुआ। सतीश को देखकर उसकी आंखों में शिनासाई की झलक उभरी। नमस्ते कुमार भाई। उसने प्रणाम के लिए हाथ जोड़े। सतीश ने उसे अपना नाम कुमार बताया था क्योंकि सतीश वर्मा के नाम के उसके शनाख्ती कागज बने हुए थे और हर जगह अपना तारुफ करवाना जासूस का शेवा नहीं होता। एक जासूस हर शख्स के लिए एक अलहदा शनाख्ती नाम रखता है और ऐसा करना अपनी शनाख्त छुपाने के लिए बहुत जरूरी है। सतीश ने रस्मी तकाजा पूरा किया। नमस्ते रिशु भाई। मैंने भी उसकी तकलीद की। वो मेरा तारुफ करवाते हुए बोला, ये मेरा दोस्त लक्ष्मण है। मैंने इसे आप पर बीतने वाली बिपता सुनाई और ये मिलने पर इसरार करने लगा। उसने दावत दी, आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। हम उसके साथ चल पड़े। उसकी माँ रसोई में थी जबकि बाप गर्म चादर ओढ़े सहन में बैठा हुआ था। उसे नमस्ते कहते हुए हम रिशु के कमरे में जा बैठे। रिशु बेतकल्लुफी से बोला, यकीनन आप भोजन करके ही जाएंगे, इसलिए चाय बाद में पी लेंगे। सतीश ने मुत्तफिक होते हुए इस बात में सर हिलाया और बगैर तमहीद के मकसद की बात छेड़ दी। सुनाओ, हमारी रुक्मनी बहन का क्या हाल है? वो करबामेज लहजे में बोला, लगता तो यही है कि वो राक्षस इतनी आसानी से हमारी भोली भाली बहन की जान नहीं छोड़ेगा। सतीश दुखी लहजे में बोला, आपकी तकलीफ का अंदाजा कर सकते हैं कि हम खुद भी इसी कर्ब से गुजर चुके हैं। अलबत्ता हम अपनी बहनों को तो नहीं बचा सके, रुक्मनी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने फीके अंदाज में कहा, कुमार भाई, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये नामुमकिन है। सतीश ने कहा, नामुमकिन सिर्फ हमारे लिए है, भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बाकी मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त लक्ष्मण को साथ लाया हूँ। ये इन मामलात में बहुत तजुर्बाकार है। उम्मीद है इनकी बताई हुई तजवीज आपके जी को लगेगी। वो मेरी तरफ मुतवज्जे होते हुए अकीदत से बोला, फरमाइए। मैंने फौरन सोचे समझे मंसूबे की तरफ कदम बढ़ाए। कहा, अगर आप अपने कुंबे के साथ किसी और इलाके की तरफ भाग जाएं तो यकीनन बकिया जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। वो अजियत भरे लहजे में बोला, शायद कुमार भाई ने आपको बताया नहीं कि जब भी रुक्मनी हमें मिलने आती है उसके हमरा 2-3 मुश्तंडे जरूर होते हैं जो रात भर विनोद काका के चाय के खोखे पर बैठकर हमारे घर की निगरानी करते हैं। ऐसा न होता तो रुक्मनी जाने कब की भाग चुकी होती। मैंने इत्मीनान से कहा, उन्हें हम संभाल लेंगे। उसने अंदेशा उगला, मोहन भिमानी के हाथ बहुत लंबे हैं, वो हमें जल्द ही ढूंढ निकालेगा।
मैंने कहा उसके हाथों की तवालत राजस्थान की हुदूद तक मौसर है, किसी और रियासत में वो आप लोगों को नहीं ढूंढ सकेगा। उसने अगला एतराज उठाया, बोला यहाँ हमारा घर है, मेरी नौकरी है, हमारी थोड़ी सी जमीन भी है जो पिताजी काश्त करते हैं और घर का गुजारा चल जाता है। किसी और इलाके में हमें ये सहूलत कहाँ मैसर होगी। सतीश बोला, रिहाइश का बंदोबस्त हो जाएगा, बाकी मेहनत मजदूरी आपको खुद करना होगी। उसने हैरानी से पूछा, मगर कैसे? मैंने कहा वो हम पर छोड़ दो, बाकी अगर अपनी मजलूम बहन को बाहिफाजत यहाँ से निकालना चाहते हो तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, अपनी बेहतरी के लिए खतरा मोल लेना पड़ता है। वो नीम रजामंदी से बोला, माता पिता से मशवरे के बगैर हतमी फैसला नहीं कर सकता। मैंने मशवरा देते हुए कहा, आज रात उनसे मशवरा कर लेना, अगर राजी हो जाएं तो अपना भारी सामान औने पौने में बेचो, घर और जमीन भी बिक सकती है तो बेच दो। कोई पूछे तो बताना रुक्मणी की देवगढ़ आश्रम में नौकरी लग गई है, उसे आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ घर ले रहे हैं। आज हफ्ता है, आपको जुमेरात तक अपने काम समेटने हैं। वो दुखी दिल से बोला, उस बेचारी के बारे में हम पहले से यही झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, फिर हम चलते हैं, आप खूब सोच समझकर फैसला करें। अपनी बहन की जिंदगी बचाना चाहते हैं या यूं ही डर डर कर उसकी बर्बादी का तमाशा देखते रहोगे? इस बार उसके लबों पर वो सवाल मचला जो उसे बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था। बोला, मगर आप क्यों हमारे इतने काम आ रहे हैं? मैंने फीकी मुस्कुराहट से कहा, भगवान ने बहुत दौलत दी है, इतनी हिम्मत तो नहीं है कि श्रीनाथ का मुकाबला करके रुक्मणी बहन को छुड़ा सकूं। अलबत्ता आपको भागने में मदद दे सकता हूं और किसी दूसरी रियासत में रिहाइश के छोटे मोटे मकान का बंदोबस्त भी कर सकता हूं। और मदद सिर्फ आपकी नहीं कर रहा, मेरी कोशिश है कि रुक्मणी की तरह जो मजलूम लड़कियां आश्रम में कैद हैं उन्हें श्रीनाथ के पंजे से रिहाई दिलाकर किसी और रियासत में उनके रहने सहने का बंदोबस्त करूं। इस काम में कुमार भाई मेरा मददगार है और शुरुआत रुक्मणी से करने लगे हैं। बाकी आपको अपनी बहन के लिए इसी तरह बेगैरती और जलालत की जिंदगी पसंद है तो हम किसी और से शुरुआत कर लेते हैं। बस ये दरखास्त करेंगे कि ये गुफ्तगू किसी और को न बताना, वरना बहुत सारी मजलूम लड़कियां सारी जिंदगी इस जिंदान से नहीं निकल पाएंगी। वो नदामत से बोला, क्षमा चाहता हूँ, मैं आप पर शक नहीं कर रहा, बस यूं ही मालूमात की गरज से पूछ बैठा था, वरना कुमार भाई को अच्छी तरह जानता हूँ कि कितने हमदर्द और नेक दिल इंसान है। मैंने तसल्ली दी, कहा, पूछना आपका हक बनता है और बेफिक्र रहो, हम बस आपकी बेहतरी चाहते हैं, आपसे कोई लालच या गरज नहीं है। वैसे भी पुण्य के काम भगवान की खुशनुदी हासिल करने के लिए किए जाते हैं, किसी मनुष्य से फायदा हासिल करने को नहीं। वो ममनूनियत से बोला, यकीनन आप दोनों हमारे लिए नेकी के देवता बनकर आए हैं। मैंने मशवरा देते हुए कहा, अगर आपका भागने का इरादा बन जाए तो रुक्मणी को घंटी करके घर और जमीनें बेचने के मुताल्लिक बता देना। वजह पूछने पर कहना कि उसकी आसानी की खातिर आप देवगढ़ मुंतकिल होना चाहते हैं। उसने अंदेशा जाहिर किया, बोला, मुझे शक है वो लोग रुक्मणी की कॉल सुनते होंगे। मैंने इत्मीनान से सर हिलाते हुए कहा, ऐसा ही है और मैं चाहता हूं कि उन्हें आपके जरिए ही ये खबर पता चले। अगर किसी और के जरिए ये बात उन तक पहुंची तो मशकूक हो जाएंगे। बल्कि ऐसा करो, देवगढ़ का 1-2 चक्कर लगाकर 2-3 प्रॉपर्टी डीलरों से घर की खरीदारी की बातचीत भी कर लेना ताकि वो मुतमईन हो जाएं। प्रॉपर्टी डीलर्स को भी यही कहानी सुनाना कि बहन की आश्रम में नौकरी लग गई है और उसकी सहूलत की खातिर आप देवगढ़ में रिहाइश लेना चाहते हैं। उसने उस बात में सर हिलाया, बोला, जैसा आप कहें वीर जी। उसी वक्त उसकी माँ रत्ना ने अंदर झांक कर कहा, पुत्र, भोजन परोस दिया है, आ जाओ। हम उठ गए। खाने के दौरान हम इधर उधर की गपशप करते रहे। खाना खाकर हम वहां से निकल आए थे। गंडालिया में रात गुजारने को होटल तो कोई नहीं था, बस चाय का एक खोखा था जहां रात गुजारने का इंतजाम नहीं था। अलबत्ता मोहन भिमानी के चेले खोखे वाले से चारपाइयां लेकर वहीं खुले में लेट जाते थे। उस इलाके में श्रीनाथ के चेलों के लिए जगह की वैसे भी कमी नहीं थी। हम सड़क पर निकल आए। घंटा डेढ़ इंतजार के बाद पाली की बस मिल गई थी। रात पाली में गुजारकर सुबह को जोधपुर रवाना हो गए। रास्ते में रिशु की कॉल मौसूल हुई। वो जोशो खरोश से बता रहा था कि उसने वालिदैन को राजी कर लिया है। मैंने उसे शाबाश देते हुए कहा, आप मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दें, भगवान ने चाहा तो हम जरूर कामयाब व कामरान होंगे। वो बोला, वीर जी, सच तो ये है कि मैं मरने से नहीं डरता, मगर मेरा मरना किसी काम तो आता ना, खामखा जान देने का क्या फायदा। और पहले तो हमारे पास कोई मंसूबा ही नहीं था, अब आप लोगों की कृपा से हमें एक रास्ता सुझाई दे गया है। भगवान ने चाहा तो हम जरूर उन पापियों से जान छुड़ा लेंगे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा ही होगा, और उसने रस्मी कलिमात कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। सतीश मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, बोला, शायद वो तैयार हो गए हैं। उसने यकतरफा गुफ्तगू सुनकर अंदाजा लगा लिया था। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मुझे यकीन था कि वो तैयार हो जाएंगे। अगले 2-3 दिन हम इंतजामी उमूर में मसरूफ रहे। इसके लिए सतीश वर्मा ने एक पुरानी कार खरीद ली थी।
कार का बंदोबस्त करना इसलिए भी जरूरी था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वक्त जाया होता था। सतीश ने अपने बंदों से बातचीत करके एक ऐसे ट्रक में रिशु लोगों के लिए जगह ढूंढ ली थी जिसने जुमेरात की सुबह अजमेर शहर से मुंबई के लिए कोई मखसूस सामान लेकर जाना था। ट्रक ड्राइवर ने राजसमंद में रुककर हमारा इंतजार करना था। हमने गंडालिया के भी 2-3 चक्कर लगा लिए थे। रिशु और उसके वालिदैन भागने के लिए पुरजोश थे। अपना घर और जमीनें उन्होंने जानने वालों को बेच दी थी। भारी सामान भी कबाड़ में बेचकर वो जुमेरात के मुंतजिर थे। बुध के दिन रात के वक्त हम रिशु के घर पहुंच गए थे। अपनी कार हमने रिशु के घर से दूर एक जगह पार्क कर दी। रिशु भट्ला ने हमारी हिदायत पर मिन्नोअन अमल किया था। उन्होंने घर में जरूरत के चंद बर्तन और चारपाइयों के अलावा कोई फालतू सामान नहीं छोड़ा था। उन्हें अगली कार्रवाई के बारे में समझाकर हम वहां से निकल आए थे। वो रात और अगला दिन हमने पाली में गुजारा। दोपहर को रिशु की कॉल आई कि रुकमनी वहां पहुंच गई है। मैंने कहा उसे तफसील समझा दो और बेफिक्र रहो, हम शाम ढले पहुंच जाएंगे। राब्ता मुनक़ता करके मैंने सतीश को तैयार होने के लिए कहा। वो बिस्तर छोड़ते हुए चुस्ती से बोला, मैं तैयार हूँ बॉस। मैं भी खड़ा हो गया, तो चलो। होटल के वाजिबात चुकता करके हम बाहर निकल आए। थोड़ी देर के बाद हमारी कार गंडालिया की तरफ भाग रही थी। अंधेरा होने तक हम गंडालिया पहुंच गए थे। कार हमने सड़क से उतार कर दरख्तों के एक झुंड में पार्क कर दी। वहां से आगे कार में सफर करना मुनासिब नहीं था, क्योंकि श्रीनाथ के चेलों ने कार की रोशनियां देखकर उस तरफ मुतवज्जे हो जाना था। SR1 का बैग भी मैंने कार की डिग्गी में रहने दिया कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी। अलबत्ता मेरे नेफे में साइलेंसर लगा ग्लॉक 19 और पिंडली के साथ बंधा रूगर LCP 38 बोर मौजूद था। छोटे हजम का रूगर 38 बोर काफी कारआमद साबित हुआ था। ये पिस्तौल गुंडे चरणजीत से मेरे हाथ लगा था, जबकि ग्लॉक मेरे देरीना दोस्त करण चावला का था। सतीश वर्मा के पास भी एक 30 बोर पिस्तौल मौजूद था और उन 2 मुश्तंडों के लिए तो ग्लॉक की एक गोली काफी थी। दोनों चाय के खोखे पर बैठे थे। खोखा रिशु भट्ला के घर के करीबन सामने ही था। वो रात के 9-10 बजे तक खुला रहता था। गंडालिया के बासी वहां बैठकर टीवी वगैरह देखते, चाय पीते, सिगरेट, बीड़ी, पान वगैरह भी दस्तयाब था। गुरुवार यानी जुमेरात के दिन को दोनों चेले खोखा बंद होने तक वहीं बैठे रहते और जब खोखे का मालिक जाने लगता तो उससे रात गुजारने के लिए चारपाई मांग लेते। अपना तारुफ उन्होंने मंदिर की दासी रुकमनी के मुहाफिजों के तौर पर करवाया हुआ था। रात को एक चेला आराम करता और दूसरा जागकर रुकमनी के घर की निगरानी करता। कॉल पर रिशु ने हमें दोनों चेलों का हुलिया तफसील से बता दिया था, इसलिए खोखे पर जाकर उन्हें पहचानना इतना मुश्किल भी नहीं लगा था। दोनों चाय पीते हुए गपशप कर रहे थे। अब तक खोखे पर अच्छी खासी चहल पहल नजर आ रही थी। लोग टीवी की तरफ मुतवज्जे थे जिस पर खबरें चल रही थीं। हमने भी चाय का बताकर नशिस्त संभाल ली। इस दौरान हम उन मुश्तंडों का भी जायजा लेते रहे। सतीश दबी जबान में बोला, वीर जी देख लो कहीं मरवा न देना, दोनों पहलवान लग रहे हैं। मैं मस्कनत से बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम कोई मशवरा दो। वो कराहते हुए बोला, ज्यादती कर रहे हो, ये शोबा तुम्हारा है और साफ कह दूं मुझसे किसी मदद की तवक्को न रखना। मैं मुतबस्सम हुआ, कहा तुमसे यही उम्मीद कर सकता था। उसने मुझे तेज नजरों से घूरा, बोला, मंसूबा किसका था? मैंने उसे भाप उड़ाती प्यालियों की तरफ मुतवज्जे किया जो उसी वक्त विनोद काका ने वहां रखी थी। चाय पियो। चाय पीकर हम उठ गए थे, क्योंकि वहां उन मुश्तंडों के अलावा तमाम मकामी लोग जमा थे और मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे बारे में मुस्तफसिर हों। हम वापस सड़क की जानिब चल पड़े। इस दौरान मैंने रिशु को घंटी करके बता दिया था कि हम पहुंच गए हैं और वो ज़हनी तौर पर तैयार रहें। इंतजार करने के लिए कार से बेहतर कोई जगह नहीं थी। अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी। सतीश ने जेब से मूंगफली का लिफाफा निकालकर डैशबोर्ड पर रख दिया। वक्त गुजारने का इससे बेहतरीन मशगला कोई और नहीं हो सकता था। सतीश ने अंदेशा जाहिर किया, बोला, क्या लगता है इन सांडों पर काबू पा लेंगे? मैंने इत्मीनान से कहा, गोली किसी ताकतवर या कमजोर का लिहाज नहीं रखती दोस्त। उसने मुंह बनाते हुए कहा, और अगर गोली खता हो गई तो? मैं मुतबस्सम हुआ, तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँगा। वो कराहते हुए बोला, मुझे तो इस सारे ड्रामे का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, फायदा तो है। हमने उस खबीस को ये बावर करवाना है कि इस मामले में दनेश राम की बजाय रुकमनी के किसी आशिक का हाथ है और यही वो तरीका है कि हम उनके खिलाफ खुलकर कार्रवाई कर सकेंगे। उसने मशवरा देते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ दोनों को नर्क में भेज दो। पूछताछ में उसे हम पर हमला करने का मौका भी मिल सकता है। मैंने उसकी ढारस बंधाई, कहा, यार मुझे बहुत ही हल्का ले रहे हो। सतीश ने दुहाई दी, तुम इन खबीसों से वाकिफ नहीं हो ना? मैंने कहा, ऐसे किरदार किसी मुल्क, किसी खित्ते या किसी कौम के हों, एक जैसी घटिया सोच, जालिमाना मिजाज और बेहिस तबीयत रखते हैं। उन्हें लगता है कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं। आम लोग भी यही समझते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है।
ऊपर वाले का कानून है कि हर शेर के लिए सवा शेर मौजूद रहता है। सतीश मुंह बनाते हुए बोला, और श्रीनाथ के लिए सवा शेर तुम हो। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। जो ताकत, कुव्वत, इक्तदार और बादशाही का असल सरचश्मा है, उसकी मर्जी हो तो चींटी को भी हाथी के खिलाफ सवा शेर बना दे, खरगोश को जंगल के बादशाह पर मुसल्लत कर दे, एक मच्छर के जरिए खुदाई का दावा करने वाले बादशाह को तख्त पर बिठाकर जूते लगवाए, नाकाफी सामान्य जंग वाले 313 को सामान्य हर्ब से लैस 1000 पर फातेह बना दे। वो कुछ भी कर सकता है दोस्त, और उसकी सुन्नत है कि मूसा और फिरौन की लड़ाई में वो हमेशा मूसा का ही मददगार बनता है। सतीश ने चुप साध ली। 9:45 बजे रिशु की कॉल मौसूल हुई। वो कदरे खौफजदा लहजे में बोला था, वीर जी, विनोद काका ने खोखा बंद कर दिया है। चूंकि खोखा उनके घर के नजदीक ही था, इसलिए वो अपने दरवाजे से खोखे का जायजा ले सकता था। मैंने तसल्ली दी, कहा घर के अंदर ही रहो, हम संभाल लेंगे। रिशु बोला, वीर जी, सच्ची बात तो ये है, बहुत डर लग रहा है। दोनों मुश्तंडे बहुत तगड़े हैं, लगता है आपको एक हाथ से उठाकर दूर फेंक देंगे। मैं बेनियाजी से बोला, फिक्र मत करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। कॉल बंद करते हुए मैं सतीश की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम यहीं ठहरो, मैं कॉल करके तुम्हें बुला लूंगा। ये कहकर मैं कार से बाहर निकल आया। उसने झिझकते हुए पूछा, अकेले अकेले उन दोनों को संभाल लोगे? मैंने एतमाद भरे लहजे में कहा, 4 भी होते तो संभाल लेता। ये कहकर मैं आबादी की तरफ बढ़ गया। आबादी शुरू होते ही मैं बड़े वाली गली को नजरअंदाज करके अकबी गली में घुस गया, क्योंकि उस गली में मैं दूर से नजर आ जाता। गलियों में रैकी हम पहले से कर चुके थे, इसलिए मतलूबा मकाम तक पहुंचते हुए मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। चांद तीसरे क्वार्टर में था और मशरिक से सर उभर रहा था। खोखे के करीब पहुंचते ही मैंने चेहरे पर मास्क चढ़ाया, गर्म चादर को इस अंदाज में लपेटा कि मेरी तेज नक्लो हरकत उस पर असरअंदाज न हो, और दबे कदमों आगे बढ़ गया। रिशु के घर से मुंसलिक मकान के दाखिली दरवाजे पर बल्ब रोशन था और उसकी हल्की हल्की रोशनी खोखे तक पहुंच रही थी। चांद और बल्ब की वजह से दिखाव के हालात काफी बेहतर थे। मैंने साइलेंसर लगा ग्लॉक हाथ में थाम लिया था। पिस्तौल पहले से कॉक था, अलबत्ता उसका हैमर कैच ऑफ था। अंगूठे की मदद से मैंने हैमर कैच को पीछे खींचा और सेफ्टी हटा दी। अब बस ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाने की देर थी। जो ही मैं खुले में आया, खोखे के सामने चारपाइयों पर दोनों गुंडे दिखाई दिए। एक लिहाफ में था, जबकि दूसरा चादर की बुक्कल मारे बैठा हुआ था। हाथों में जलती सिगरेट उसके जागने का ऐलान कर रही थी। मैं बेपरवाही से आगे बढ़ा। इसी असना में चाप सुनकर वो चौंकते हुए मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। कौन है बे तू? उसने नशिस्त छोड़ दी। मैंने पिस्तौल की नाल का रुख लिहाफ में लेटे शख्स की तरफ मोड़ा और 3 बार ट्रिगर दबा दिया। गो मैं उसे एक गोली से भी खत्म कर सकता था, मगर जानबूझकर अनाड़ीपन का मुजाहरा किया था। चारपाई एकदम जलजले की जद में आ गई थी। वो जानकुनी के आलम में तड़पने लगा। तुम खौफजदा अंदाज में हकलाते हुए दूसरे का हाथ जेब की तरफ बढ़ा। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, हाथ ऊपर, वरना तुम्हारा हाथ जेब में जाने से पहले भेजा बाहर आ जाएगा। उसके हाथ फौरन बुलंद हो गए थे, अलबत्ता वो इब्तिदाई झटके से संभल गया था। धमकी देते हुए बोला, तुम जानते नहीं कितनी बड़ी गलती कर चुके हो। मैंने हंसते हुए कहा, कम से कम उतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी तुम कर चुके हो कि अब तुम्हारे लिए जान बचाना मुश्किल हो गया है। उसका एतमाद लौट आया था। करख्त लहजे में बढ़ हांकी, बालिक, मोहन भिमानी के बंदों से मौत भी किनारा करती है। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, चलो आजमा लेते हैं। मैंने अपने गूंगे बेली को थपकी दी, जानी साइलेंसर लगे पिस्तौल का ट्रिगर दबाया। गोली उसकी दाहिनी रान में लगी। उफ की दर्दनाक आवाज मुंह से निकालते हुए वो नीचे गिर गया। मैं इस्तेहज़ाई अंदाज में बोला, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर मोहन भड़वे के आदमी नहीं हो। जख्म को दबाते हुए वो हकला गया था, तो तुम बहुत पछताओगे। जिस तेजी से उसका एतमाद बहाल हुआ था, उससे कई गुना सूरत से गायब हो गया। मौत को सामने देखकर बड़े बड़ों की फन्नेखानी हवा हो जाती है। मैंने दोबारा पिस्तौल सीधा किया, कहा, वो मेरा मसला है, अलबत्ता तुम अजियतों से बचना चाहते हो तो मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब देना होगा। वो मुझे कीनातोज नजरों से घूर कर रह गया। मैं सतीश को फोन करने लगा। कॉल उठाते हुए उसने अंदेशे भरे लहजे में पूछा, वीर जी, अमन सुकून है ना? तफसील बताए बगैर मैंने कहा, हाँ, और कार आगे ले आओ। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। वो अपना मफलर जख्म पर लपेट कर खून रोकने की कोशिश कर रहा था। जिनका वास्ता मार कुटाई से पड़ता है वो अच्छी तरह जानते हैं कि खून बहने से इंसान कितनी जल्दी मौत से हमकनार हो सकते हैं। उसके सामने पंजों के बल बैठते हुए मैंने अपनी कोहनियां घुटनों पर टेकी और पुरसुकून लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम? वो कराहते हुए बोला, अजीत। मैंने अगला सवाल किया, मोहन भिमानी से कैसे मुलाकात हो सकती है? वो होंठ भींचते हुए बोला, जब तक वो न चाहे उससे कोई नहीं मिल सकता।
मैंने तंजिया अंदाज में कहा, क्या हर वक्त चूहे की तरह बिल में ही घुसा रहता है? वो बोला, उमूमन श्रीनाथ महाराज के साथ होता है, अलबत्ता कोई खास काम हो तो अपने मुहाफिजों के साथ बाहर निकलता है। मैंने लहजा बदलते हुए कहा, महाराज श्रीनाथ के तो हम भी दास हैं, लेकिन ये मोहन साला एक नंबर का फ्रॉड है। भोले भाले साधु को धोखे में रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उसी वक्त सतीश वहां पहुंच गया। उसने चेहरा मफलर से ढांपा हुआ था, क्योंकि हमने पहले से तय किया था कि एक को लाजिमन जिंदा छोड़ेंगे ताकि वो मोहन तक हमारा पैगाम पहुंचा सके। सतीश जूं ही कार से उतरा, मैंने फौरन इशारा करते हुए कहा, तुम रुक्मणी को कार में बिठाओ, इसे मैं अपने साथ पाली लेकर जाऊंगा। बल्कि ऐसा है, उसके घर वालों को भी साथ चलने का कह दो कि मेरे पास महफूज रहेंगे। यहाँ तो मोहन साला उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, और अब वो मेरे होने वाले सास ससुर हैं। सतीश ने कहा, ठीक है बॉस, और मंसूबे के मुताबिक कार आगे बढ़ाई और रुक्मणी के घर के सामने रोक दी। अजीत ने धमकी उगली, तुम अपने दामन में अंगारे समेट रहे हो बालिक। मैंने पिस्तौल की नाल उसकी तरफ सीधी करते हुए कहा, मेरी खैरखाही रहने दो और अपने गुरु के बारे में सच उगलना शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आप हमारी कहानी पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करने से और आपके कमेंट करने से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है, तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।